हाँ, इसका मतलब लाइव क्लास अब सही से स्टार्ट हो चुकी है। देखो अब अपनी क्लास को अपन कंटिन्यू करते हैं। तो अपन कहाँ पर थे साहब? हाँ आ गए। अब इसके आगे क्रिटिकल अपन ने पढ़ लिया है। फर्स्ट मैन-मेड सीरियल हो गया ना लाइव, हो गया ना? हाँ चलो ठीक है। तो अपन ने क्रिटिकल के बारे में पढ़ लिया है, किसका किसका था, प्लांट आइडियोटाइप क्या होता है, किसने बताया था, है ना? सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। CM डोनाल्ड ने बताया था, 1968 में बताया था। क्या होता है प्लांट आइडियोटाइप बता चुका हूँ। क्या होता है प्लांट आइडियोटाइप का मतलब क्या होता है? किसी भी प्लांट को अपन आइडियल प्लांट कब कहेंगे? कुछ उसमें स्पेसिफिक कैरेक्टर होंगे, कुछ प्रमुख विशेषताएं होगी और वो होनी चाहिए, तब जाकर अब उसे हम क्या कहेंगे? एक अच्छा पौधा कहेंगे, एक आदर्श पौधा कहेंगे। ठीक, क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगली बात, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल गेहूं। मध्य प्रदेश के ये पूरा एरिया देखे अपन, ठीक है ना? पूरा क्षेत्रफल देखे, कितना होता है मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कितना होता है? 3 लाख, अभी बताया मैंने, अभी भूल गए हैं। चलो नहीं सुना कोई बात नहीं, तुम्हारे काम वाली बात नहीं। तो उस पूरे एरिया पे क्या लगाया जाता है? मैक्सिमम एरिया जो होता है उस पर गेहूं लगाते हैं अपन। क्या लगाते हैं? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, होगा? सुन लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद गेहूं में CRI जड़ों का निर्माण मृदा सतह से नीचे लेकिन बीज से ऊपर होता है। क्राउन रूट इनिशिएशन, ये मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होती है इरिगेशन की। किसकी? गेहूं में अगर इरिगेशन के मोस्ट क्रिटिकल स्टेज आपसे पूछे तो आप बताना CRI स्टेज, जो बुआई के 21 दिन बाद आती है। कितने दिन बाद आती है? 21 दिन बाद आती है। उसमें क्या होता है? क्राउन रूट बनना शुरू हो जाती है। कौन सी जड़ें? क्राउन रूट बनना शुरू हो जाती है। कैसे? देखो समझना इसको, ठीक है? CRI स्टेज, ये अपनी सॉइल है, ठीक? ये अपना प्लांट है कि नहीं? यहाँ पर होगा साहब बीज, इसका क्या होगा? बीज होगा गेहूं का, ठीक? क्या होगा? बीज। थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको। ये क्या है? बीज है। ऐसा निकलता है ना? निकलता है कि नहीं? और एक इस प्रकार से निकलेगा, इससे भी जड़ें बनेगी, ठीक है ना? तो जड़ें कहाँ पर बनती है इसको भी हटा देते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्राउन रूट। देखो ये अपना बीज होता है ना गेहूं का, इस बीज के ऐसे ऊपर इस प्रकार की जड़ें आपको देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? ऐसे जड़ें देखने को मिलेगी। यही होती है आपकी क्राउन रूट। कौन सी रूट है ये? क्राउन रूट्स होती है। ये सॉइल की सरफेस है। क्या है? मृदा सतह है। तो मृदा सतह के कहाँ पर है? नीचे है, लेकिन बीज से ऊपर है। बीज से ऊपर। इस चीज को याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। जो क्राउन रूट्स होती है, मुकुट जड़ें जो होती है, वो बीज के नीचे बनती है, बीज के ऊपर बनती है, मिट्टी के ऊपर होती है। कहाँ पर होती है? तो मिट्टी के नीचे होती है लेकिन बीज के ऊपर होती है। क्या होती है? बीज के ऊपर होती है, ठीक है? क्राउन रूट इनिशिएशन हो रहा है। तो क्राउन रूट इनिशिएशन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? क्राउन रूट इनिशिएशन, CRI, ठीक है ना? और ये एक स्टेज है, क्रिटिकल स्टेज है इरिगेशन की, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज। कौन सी स्टेज? मोस्ट क्रिटिकल स्टेज। इस चीज को आप सभी याद रखना। कब आती है? सोइंग जब आप करते हैं, सोइंग के 21 दिन बाद। कब आती है? सोइंग के आफ्टर 21 डेज आफ्टर सोइंग, 21 दिन बाद। अगर रेंज में पूछे तो आपको 20 से 25 दिन बाद सोइंग के। DS का मतलब डेज आफ्टर सोइंग, ठीक है ना? सोइंग के इतने दिनों बाद। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? समझ में आया या नहीं आया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो आगे, उसके बाद बात करते हैं अपन यहाँ पर गेहूं व धान दोनों क्रॉप की बात कर लेते हैं। किसमें? गेहूं और धान में, ठीक है ना? रेशेदार अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है। क्राउन रूट इनिशिएशन होता है क्राउन रूट इनिशिएशन। उसके बाद वाली जो जड़ें होती है, ठीक है ना, दूसरी बार जो जड़ें आती है उनको फाइब्रस रूट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइब्रस रूट्स। यदि गेहूं का पौधा आप जमीन से उखाड़ो और देखो, क्या देखो? गेहूं का पौधा का जमीन से उखाड़ो तो जो जड़ें दिखती है अपने को गुच्छे में इस प्रकार से, रेशेदार जड़ें होती है। कौन सी जड़ें होती है? रेशेदार जड़ें होती है, इनको फाइब्रस रूट कहा जाता है। धान में भी होती है ऐसी,
किस में होती है? धान में भी होती है। उनको फाइब्रस रूट कहा जाता है। क्या कहते हैं अपन? फाइब्रस रूट्स, रेशेदार जड़ें। और ये किसका प्रकार है? ये अपस्थानिक जड़ का एक प्रकार है। किसका प्रकार है? अपस्थानिक जड़ का एक प्रकार होता है। क्लियर हो गया भाई बात समझ में? इस चीज़ को याद रखना। भारत में गेहूं का उत्पादन यदि 2020 के डाटा से देखें तो 107.6 मिलियन टन था। याद करना चाहो तो कर लेना, वरना मत करना। ठीक, डाटा कितने भी याद कर लोगे, बहुत सा डाटा है। आप 2021 का याद करोगे, 2018 का पूछ लेगा, अपन कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें उलझना मत डाटा ऑन में, ठीक है? फालतू बात होती है सब डाटा। देखो आगे बात कर लेते हैं अब अपन। विश्व में धान्य फसलों के उत्पादन में गेहूं प्रथम स्थान पर है। पहले अपन पढ़ चुके हैं। पूरे वर्ल्ड में जो सीरियल प्रोडक्शन होता है उनमें सबसे पहली रैंक किसकी है? गेहूं की है। ठीक है ना? ये छोड़ दो, गेहूं की प्रोटीन को ग्लूटिन प्रोटीन कहते हैं, पहले मैंने बता दिया आपको। पता है कि नहीं? हाँ चलो, उसके बाद ये तो हरित क्रांति का तो आपको पता ही है ना। चलो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट गेहूं की प्रजातियां पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? गेहूं की प्रजातियां। देखो गेहूं में स्पेशल 3 प्रकार की स्पीसीज अपन ग्रो करते हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की प्रजातियां उगाते हैं। कौन कौन सी? एक तो डिप्लॉइड, कौन सी? डिप्लॉइड। एक लगाते हैं टेट्राप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, और एक होती है आपकी हेक्साप्लॉइड। कौन सी होती है? हेक्साप्लॉइड। तो इन 3 प्रकार के स्पीसीज का अपन कल्टीवेशन करते हैं या नहीं? अब इन तीनों के बारे में अपने को पढ़ना है कि डिप्लॉइड क्या होता है, टेट्राप्लॉइड क्या होता है, हेक्साप्लॉइड क्या आता है। ठीक, सबसे पहले देखो, डायरेक्ट बता दूं। देखो डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है साहब? 2n बराबर 40, कितनी हो? 14 हो, 14 हो, तो ये डिप्लॉइड होगी। 2n बराबर अगर, या फिर 4x बराबर 28 हो, ये टेट्राप्लॉइड होगी। 2n बराबर 6n बराबर 42 हो, ये हेक्साप्लॉइड होगी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक, समझ में आ गया ना? तो डिप्लॉइड कौन सी हो? 4x डिप्लॉइड में भी होगी और टेट्राप्लॉइड में। नहीं 4x तो होता ही नहीं डिप्लॉइड में। डिप्लॉइड मतलब क्या होता है? 2। डिप्लॉइड माने 2, 2n, या फिर इसको 2x भी लिख सकते हैं। 14, 4n 28। क्लियर हो गया? ठीक, तो 2n मतलब क्या होता है? अपना डिप्लॉइड होता है। क्या होता है साहब? डिप्लॉइड होता है। 4n बराबर टेट्राप्लॉइड और हेक्साप्लॉइड 6n बराबर 42। कितने? 42 होते हैं, जो अपनी कौन सा? टिटिकम एस्टिवम होती है। कौन सी होती है? टिटिकम एस्टिवम होती है। इस चीज़ को याद रखना। अब एक एक स्पीसीज देख लेते हैं। सबसे पहले अपन इमरविट की बात कर लेते हैं। एमपी कर लेना, स्पीसीज पढ़ोगे ना, या एमपी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि इमरविट को किस नाम से जाना जाता है? तो इमर गेहूं के नाम से जाना जाता है। इसको हल्डविड भी कहते हैं। क्या बोला जाता है इसको? हल्डविड। हल्डविड मतलब जिसमें लेमा और पेलिया जिससे रिमूव कर दिया है। क्या कर दिया? लेमा और पेलिया जिसमें से हटा दिया गया हो। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? टिटिकम डाइकोकम। साइंटिफिक नेम क्या होता है? टिटिकम डाइकोकम। ये टेट्राप्लॉइड स्पीसीज है। कौन सी स्पीसीज है? टेट्राप्लॉइड। और मैंने बताया टेट्राप्लॉइड मतलब 28 क्रोमोसोम। कितने? 28 क्रोमोसोम। 28 क्रोमोसोम। ठीक, इसका उपयोग किस में करते हैं? तो उपमा बनाने में करते हैं। 2 चीज याद रखना सिर्फ। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? क्रोमोसोम क्या है? इसका उपयोग क्या बनाने में करते हैं? उपमा बनाने में करते हैं। क्या बनाने में करते हैं अपन? उपमा। ठीक है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट है, वो होता है गठिया गेहूं, जो बहुत फेमस है। मार्कोनी या ड्यूरम या पास्ता वीट, इसी को बोला जाता है। ठीक है ना? पास्ता समझते हो ना? खाया पास्ता? लड़कियां ज़्यादा समझती होगी पास्ता को। ठीक है ना? मैगी पास्ता चलो देखो, इसको मार्कोनी वीट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्कोनी वीट। इसको ड्यूरम वीट भी कहा जाता है। कौन सा वीट? ड्यूरम वीट। ठीक, इसी को पास्ता वीट भी कहा जाता है। टिटिकम ड्यूरम। हाँ, टिटिकम ड्यूरम अपने इंदौर में है इसका रिसर्च सेंटर। IRA में चलते इसके ऊपर सारे रिसर्च। जो मालवा रीजन होता है ना, वो ड्यूरम के लिए बहुत फेमस है। किसके लिए? ड्यूरम के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, हाँ, और मालवा रीजन में ही अपना जो सीहोर है, क्या है? सीहोर है ना? है ना सीहोर? तो यहाँ से क्या हुआ? हाल ही में एक करंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन है। सीहोर की एक स्पीसीज है या वेराइटी समझ लो, किस्म है, जिसको सब जानते हैं, सरबती गेहूं। कौन सा गेहूं? सरबती गेहूं। तो सीहोर को सरबती गेहूं के लिए GI टैग मिला है। क्या मिला है? GI टैग मिला है। इसको MP कर लेना, करंट अफेयर्स के हिसाब से हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए। वो किस्मत के ऊपर होता है, किसकी किसमें बैठेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन आएगा जरूर। तो किसको? जो सीहोर होता है, इसको सरबती गेहूं के लिए, कौन से गेहूं के लिए? सरबती गेहूं के लिए GI टैग हाल ही में दिया गया। रिसेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
चलो, तो ये होता है अपना, और ये अपना इंदौर में IRA का जो रीजनल स्टेशन है ना, रिसर्च स्टेशन, अपने कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर अगर आपने देखा हो तो उसके जस्ट साइड में है, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन पूछा था पिछले साल, कौन सा? ये घटिया गेहूं। हाँ, ये घटिया पूछता ही है, वो तो IMP है, इसलिए बोल रहा हूँ IMP है, क्वेश्चन की बात ही नहीं। इसका उपयोग किस बनाने में किया जाता है? सूजी रवा। हलवा खाया? हलवा, ठीक है ना, हलवा खाया ना, तो हलवा अपन इसी का बनाते हैं, सूजी और रवे का ही बनाते हैं हलवा, टेस्टी लगता है। आटे का भी हलवा बनता है वैसे तो, लेकिन सूजी और रवे का हलवा ज़्यादा टेस्टी लगता है, ठीक। चलो, भारत में इसकी खेती 12% क्षेत्र पर करते हैं, कितने? 12%, इसकी 1% एरिया पर, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो अपन करेंगे वो कौन से करेंगे? टिटिकम एस्टिवम की जो हेक्साप्लॉइड होता है, कैसा होता है आपका? हेक्साप्लॉइड होता है, ठीक है ना, वही तो है अपना दोस्त शादी, है ना। चलो, ये अपना आ गया मैक्सिकन बोना गेहूं। इसको मैक्सिकन ड्वार्फ वीट कहा जाता है, साथ ही इसको कॉमन वीट भी कहा जाता है, कॉमन ब्रेड वीट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इससे रोटी बनाने वाले गेहूं, कौन सा गेहूं है? रोटी बनाने वाला गेहूं है, ठीक है ना। भारत में 80% एरिया पर इसका क्या होता है? कल्टीवेशन होता है। फर्स्ट रैंक है इसकी, गेहूं की जितनी भी स्पीसीज है ना, उसमें फर्स्ट रैंक किसकी होती है? टिटिकम एस्टिवम की। सेकंड रैंक किसकी होती है? टिटिकम ड्यूरम की, ठीक है। वो 12% पर ग्रो करते हैं, इसको 87% एरिया पर ग्रो करते हैं अपन। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? इसको विसिया गेहूं भी कहा जाता है। कौन सा गेहूं? विसिया गेहूं भी कहा जाता है। हेक्साप्लॉइड आता है, बोटनिकल नेम तो आप सभी को पता ही होता है, ठीक, याद रखना इस चीज को। दूसरा होता है भारतीय बोना गेहूं, इंडियन ड्वार्फ वीट, मिही। क्या होता है ये? मिही होता है। टिटिकम स्फेरोकोकम ये भी हेक्साप्लॉइड स्पीसीज है। कैसे स्पीसीज होती है आपकी? हेक्साप्लॉइड, ठीक। चलो, तो ये क्लासिफिकेशन तो ये हो गया, ठीक। अब दूसरी बात करते हैं अपन क्रोमोसोम नंबर के आधार पर। मैंने बताया डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड होता है, ठीक। तो डिप्लॉइड में कौन कौन सी आती है? 2 प्रजातियां, टिटिकम मोनोकोकम आता है, टिटिकम बायोटिकम आता है। बायोटिकम ने याद आया? टिटिकम बायोटिकम में आया, याद आया? टिटिकम एस्टिवम की सबसे पहली वाइल्ड स्पीसीज, ये वो वाइल्ड स्पीसीज है। मैंने बताया था ना टिटिकम एस्टिवम का ओरिजिन कैसे हुआ है, समझ में आ गया ना। वहाँ था टिटिकम बायोटिकम, ये था टिटिकम बायोटिकम, इसमें फिर नेचुरल सिलेक्शन हो गया था, पढ़ाया है ना। और नहीं अगर समझ में आती देख लेना वीडियो एक बार, पूरा समझ में आ जाएगा। फिर आता है आपका टेट्राप्लॉइड। टेट्राप्लॉइड में भी 2 स्पीसीज आते हैं, टिटिकम डाइकोकम आता है और टिटिकम ड्यूरम आता है। टिटिकम ड्यूरम भी बना था, टेट्राप्लॉइड फिर बन गया था। क्या बन गया था? पहले डिप्लॉइड थी चीज, फिर वो टेट्राप्लॉइड बन गए थे, टिटिकम ड्यूरम बन गए थे। फिर इसमें भी अपना डबल क्रॉस हुआ था, क्रोमोसोमल, ठीक है ना। उसके बाद हेक्साप्लॉइड बन गया था। क्या बन गया था? हेक्साप्लॉइड बन गया था आपका टिटिकम एस्टिवम। तो 3 टाइप की होती है क्रोमोसोम सेट के आधार पर, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड और हेक्साप्लॉइड। इस चीज को याद रखना, ठीक। दूसरा आगे बढ़ते अपन, टिटिकम एस्टिवम जाति के आधार पर अपन पढ़ चुके हैं। अभी जितना मैंने पढ़ाया ना वो सब यही है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। गेहूं की किस्में, अच्छा एक बात मेरी यहाँ पर रख लो, दिमाग में याद रख लेना, वेराइटीज। क्रॉप कल्टीवेशन पढ़ो तो वेराइटीज के ऊपर बेटा ज़्यादा क्वेश्चन पे फोकस करना ही नहीं अपने को, ठीक है ना। क्या नहीं करना अपने को? वेराइटीज के ऊपर ज़्यादा फोकस करना नहीं है। उन वेराइटीज पर ही फोकस करना, उनको ही याद करना जो गिनी चुनी होती है, जिन पर से क्वेश्चन आते रहते हैं। नई कोई सी वेराइटी याद करने की कोशिश करना ही मत। कितनी भी वेराइटी आप कर लोगे, सामने वाला वो पूछेगा जो आपने पढ़ी नहीं है। क्लियर हुआ? वो आपकी किस्मत है, अगर आपने जो पढ़ी अगर वो आ गए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। बाकी बहुत सारी वेराइटीज होती है, ठीक है ना। और मैक्सिमम चांसेस रहते हैं सामने वाला रिसेंट वेराइटीज पूछता है आपको, जो हाल ही में डेवलप हुई है। तो मान लो जैसे गेहूं पर से क्वेश्चन बनाएगा तो वो देखेगा यार कि जो सरबती गेहूं है बहुत पुरानी है, स्पीसीज वेराइटी बहुत पुरानी है गेहूं की, ठीक है ना। लोग खाना बहुत पसंद करते हैं इसको, और मालवा क्षेत्र की प्रमुख वेराइटी है किस्म, एक लोकवन और सरबती गेहूं सबसे ज़्यादा मालवा में होता है। मालवा में क्या होता है? एक लोकवन होता है और सरबती गेहूं सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन वेराइटी है, तो क्वेश्चन इस पर से ही पूछेगा, तो जीआई टैग का पूछ लेगा क्वेश्चन वो, ठीक है ना। बाकी चीज़ नहीं पूछेगा क्योंकि उसके बाकी चीज़ तो मैक्सिमम बार वो क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक। तो ज़्यादा करना नहीं, अपने को वही क्वेश्चन पढ़ना है, वही वेराइटीज पढ़नी जिन पर से क्वेश्चन आते रहे हैं। अब देखो तो कुछ ऐसे प्रमुख किस्में होती है, जैसे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में जो योगदान देने वाली वेराइटीज थी वो कौन सी वेराइटीज थी साहब? तो वो थी सोनारा 64, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सोनारा 64, सोनारा 63, मायो 63, मायो 63 भी थी एक वेराइटी, ठीक है ना। उसके बाद में लर्मा रोजो, क्लियर होगा, लर्मा रोजो भी थी। तो ये सब कौन सी थी जिनका योगदान किसमें था? ग्रीन रेवोल्यूशन में था। तो इस प्रकार से वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, ठीक। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है मुझे बताओ साहब कि जो अपना कठिया गेहूं है या मालवी गेहूं है उसकी वैरायटी कौन सी है? ड्यूरम वीट की वैरायटी कौन सी है?
जो गठिया गेहूं होता है अपना ड्यूरम वीट, इसकी वैरायटी कौन सी, इस पर सिर्फ क्वेश्चन बन सकता है। तो मालव रत्न, मालव श्री, मालव शक्ति, मालव कीर्ति आदि। अब याद करने की ट्रिक, मालवा, मालवा नाम से जितनी वैरायटी है समझ लेना वो ड्यूरम वीट की है। किसकी है? ड्यूरम वीट, क्योंकि ड्यूरम वीट सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? अपने यहाँ पर होता है, मालवा रीजन में होता है। कहाँ पर होता है? मालवा रीजन में होता है, इस चीज को याद रखना है। दूसरा सरबती गेहूं, उसको चंदोसी गेहूं भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंदोसी गेहूं भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक दिन बना लेना, जो सरबती गेहूं होता है, शरबत अमृत जैसा लगता है अपने को, अमृत पियेंगे तो अमर हो जाएंगे अपन। क्या हो जाएंगे? अमर हो जाएंगे। समझ में आ गया? ठीक, तो शरबत अमृत जैसा लगता है, अमृत पियेंगे तो अमर हो जाएंगे, हो जाएंगे। क्लियर हो गया ना? इस प्रकार से आप याद कर सकते हो ट्रिक। ठीक, अन्य जातियां मैंने बता दिया आपको। देखो एक याद रखना, जो सुजाता किस्म होती है ना, वो गेहूं की किस्म भी है और कपास दोनों की किस्म है। जो सुजाता किस्म होती है, गेहूं और कपास दोनों की किस्म होती है। ठीक है ना? और तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शन में क्या देता है साहब, है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक जिन वाली बोनी किस्म, दो जिन वाली बोनी किस्म, इनका मतलब क्या होता है? जिसमें एक जिन हो सिर्फ बोनेपन के लिए उत्तरदायी, दो जिन के, जिसमें दो जिन रिस्पॉन्सिबल होते हैं ड्वार्फनेस लाने के लिए, बोना करने के लिए। क्लियर हो गया? तो एक जिन वाली होती सोनालिका, लरमारोजो और सुजाता। ठीक, दो जिन में आती कल्याण सोना, सोनारा 64, और इनमें से है आपकी सरबती और लोकमन, ये एनपी है। बाकी सब छोड़ देना, बाकी सारी चीजें अपन छोड़ देंगे इधर से। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो ये क्या हो गई अपनी साहब? वैरायटीज हो गई है। क्या हो गई है? वैरायटीज हो गई है। देखो आगे क्लाइमेट की अगर आपसे बात करें, वो सामने वाला क्या पूछे? क्लाइमेट, है ना। तो क्लाइमेट में एक ही चीज याद रखना आप, आइडियल टेम्परेचर। क्या याद करना? आइडियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से तो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 20 से तो 25 डिग्री सेल्सियस आइडियल होता है गेहूं के लिए। किसके लिए? गेहूं के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस आइडियल होता है। ना 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा, ना 20 डिग्री सेल्सियस से कम जाएगा। यही है बेस्ट। क्या है? यही है बेस्ट टेम्परेचर। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सिर्फ कोई डाटा याद नहीं करना है टेम्परेचर में, सिर्फ एक डाटा याद रख लो, ये वाला। फिर ऑप्शन देखना वो पूछ क्या रहा है। क्या कर रहा है? पूछ क्या रहा है। तो जब भी जर्मिनेशन की बात होगी ना, तो टेम्परेचर कम चाहिए उसको, जब भी ग्रेन फिलिंग की बात होगी टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। तो समझ जाना, उससे एक आइडिया लगा लेना। समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा कॉमन सेंस से करना चाहिए। ठीक, चलो सोलवेल का तो सबको पता है, एक ही प्रकार की सोल सबके लिए बेस्ट होती है। बुआ का समय सबको पता है, रबी सीजन की क्रॉप है। नवंबर में बुआई कर दोगे, अक्टूबर के लास्ट में, नवंबर के पहले पखवाड़े में। ठीक है ना, 15 नवंबर तक। समझ में आ गया? चलो दूसरा आता है बीज उपचार करना, आपको सीड ट्रीटमेंट करना हो। क्या करना हो साहब? सीड ट्रीटमेंट करना। तो सीड ट्रीटमेंट की एक मोस्ट कॉमन मेथड होती है FIR। क्या होता है? FIR। पहले फंजीसाइड अप्लाई करेंगे, फिर इंसेक्टिसाइड, फिर राइजोबियम कल्चर। ऐसे सीड ट्रीटमेंट किया जाता है। फंजीसाइड से क्या होगा? कोई रोग फैलाने वाली फंगस होगी वो मर जाएगी। इंसेक्टिसाइड से कोई इंसेक्ट पेस्ट होता है वो डैमेज हो सकता है, वो उसका अटैक नहीं होगा। ठीक है। दूसरा राइजोबियम कल्चर क्या होगा? ये उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन को बढ़ाएगा। क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन को बढ़ाएगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर याद रखना, राइजोबियम जरूर दिया है, लेकिन गेहूं क्या है? एक सीरियल क्रॉप है, अदलहन वाली फसल है। तो यहाँ पर राइजोबियम कल्चर में राइजोबियम का यूज नहीं करते, यहाँ पर एजोटोबैक्टर यूज करते हैं। एजोटोबैक्टर बायो फर्टिलाइजर एक प्रकार का। क्या है? बायो फर्टिलाइजर इस एजोटोबैक्टर स्पीसीज का अपन यूज करते हैं किसमें? गेहूं के अंदर। याद रखना, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलो ये लिखा एजोटोबैक्टर जीवाणु कल्चर। ठीक, अब सीड रेट देखो, सीड रेट का एक कॉमन सा फंडा होता है। जो नॉर्मल सीड रेट होती है कितनी होती है? 100 kg पर हेक्टेयर। जब लेट सोइंग करोगे, क्या करोगे? लेट सोइंग करोगे। ठीक है ना, तो इसमें सीड रेट बढ़ जाती है 25 kg। कितनी? 25 kg। तो 125 kg पर हेक्टेयर हो जाती है। कितनी? 125 kg पर हेक्टेयर हो जाती है। ये किसमें बढ़ेगी? लेट सोइंग करने पर, पछेती बुआई के लिए। जब आप गेहूं को क्या करो? लेट बो, तो उसमें आप 125 करोगे, 25 kg एक सीड रेट आप बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा देते हैं ऐसा साहब? वो इसलिए बढ़ाई जाती है, जब लेट सोइंग करते हैं तो इसमें अटैक होता है बीमारियों का, रोग कीटों का, तो नुकसान हो जाएगी। तो उसको अपन ये करने के लिए क्या करते हैं? पहले से सीड रेट ज़्यादा कर लेते हैं, जो नुकसान होगा तो ये तो अपना रहेगा 100 kg। तो ये तो उस हिसाब से अपने को मिलेगी, अपने को लॉस कम रहेगा, इकोनॉमिक लॉस। समझ में आ गया बात? चलो दूसरी बात होती है यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्टिंग वही 125 kg। ठीक है ना, बस ये दो याद रखना, 100 और 125। ठीक, दूसरा एक डिबलर का पूछा जाता है, डिबलर द्वारा। किसके द्वारा? डिबलर एक यंत्र होता है, आपने अगर देखा हो तो। ठीक है ना, इस प्रकार से उसको पकड़ते हैं, हैंड ऑपरेटेड भी होता है, आजकल तो मिलता है मार्केट में। ठीक है, और उसके अंदर बीज रखते हैं,
जमीन में गड्ढा खोदता है ऑटोमेटिक बीज निकल जाता है, एक एक बीज डलता है। क्या होता है, एक एक बीज की बुआई करनी पड़ती है, बहुत टाइम टेकिंग मेथड होती है, ठीक है ना। किसान इसका यूज़ करना ही नहीं चाहता। लेकिन सबसे बेस्ट मेथड कौन सी होती है बुआई के साथ? बुआई की देखो विधियाँ नीचे पढ़ेंगे अपन। तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सी होती है बुआई की? ड्रिलिंग। बताऊंगा अभी कौन सी मेथड होती है, ड्रिलिंग होती है। अभी अपन पढ़ेंगे क्या होता है ड्रिलिंग, ठीक है ना। चलो तो ये सीड रेट याद कर ली। अब आगे बढ़ते हैं। डेप्थ ऑफ सीड, बीज को कितनी गहराई पर बोना है? 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहराई नहीं होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा नहीं बोएंगे, ज़्यादा गहरा बो दिया तो क्या होगा, जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा साहब। सड़ बीज क्या होगा, सॉइल की सरफेस के नीचे ही सड़कर खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। समझ गए बात। अगली बात करते हैं बुआई की विधियाँ। तो बुआई की अलग अलग विधियाँ होती हैं। क्या होती हैं? अलग अलग विधियाँ होती हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट मेथड होती है उसको ड्रिलिंग विधि कहा जाता है। कौन सी विधि? ड्रिलिंग विधि। और ड्रिलिंग विधि में अपन सीड ड्रिल के द्वारा बुआई करते हैं, जो फेमस भी है। सीड ड्रिल करते हो ना, और वो सीड ड्रिल कैसी होती है? फर्टिकम सीड ड्रिल। फर्टिकम सीड ड्रिल समझते हो? ऐसी सीड ड्रिल जिसमें बीज के साथ साथ उर्वरक भी गिरता है। क्या गिरता है? बीज के साथ साथ उर्वरक भी गिरता है। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अगली विधि होती है डिबलिंग विधि। क्या होती है? डिबलिंग, जिसमें डिबलर यंत्र का उपयोग होता है। किसका? डिबलर यंत्र का। यील्ड पता ही है, सीड रेट आपको पता है 25 से 30 kg पर हेक्टेयर। दूसरी होती है ब्रॉडकास्टिंग, मुट्ठी लो पूरे खेत में बिखरा दो, जैसे यूरिया डालते हैं, ठीक है ना, वैसे गेहूं को छिड़क दो, वो ब्रॉडकास्टिंग मेथड। तीसरी होती है बिहाइंड द प्लाउ। चौथी होती है बिहाइंड द प्लाउ, हल के पीछे बुआई करना। इसकी 2 मेथड होती है, एक केरा और एक पोरा। बिहाइंड द प्लाउ, हल के पीछे बुआई करना, बिहाइंड द प्लाउ। तो इसकी 2 मेथड होती है। कितनी? 2। एक होती है केरा और एक होती है पोरा मेथड। अब केरा और पोरा का मतलब क्या होता है? हल चलता रहता है अपना, क्या होता है, हल चल रहा है, वो कोड बना रहा है। क्या बना रहा है? फरो बना रही है, बना ली उसने नाली। हल चला, उसने नाली बना ली, ठीक है ना। इस नाली में अपने को हाथ से गेहूं डालना है। क्या करना है? हाथ से गेहूं को बोना है। तो ये कौन सी मेथड होगी साहब? केरा मेथड। हल चल रहा है, देखो आगे आगे हल चल रहा है, पीछे पीछे अपन चल रहे हैं, वो जो कुड़ बना रहा है उसमें अपन गेहूं डालते जा रहे हैं, बुआई करते जा रहे हैं अपने हाथों से, ठीक है। दूसरी होती है पोरा मेथड, इसमें भी हल चलेगा, वो कुड़ बनाएगा। क्या बनाएगा? कुड़। लेकिन जो हल चलता है ना जब, तो उसके ऊपर लगी होती है एक नाई, ठीक है ना, जिसमें एक साथ आप सीड डाल दो। क्या डाल दो? एक साथ सीड डाल दो, ठीक है ना। वो सीड ऑटोमेटिक इस बने हुए कुड़ में गिरते जाएंगे। क्या करेंगे? ऑटोमेटिक गिरते जाते हैं, अपने हाथों से नहीं डालना पड़ता। समझ में आ गया। तो ये केरा होती है, पोरा होती है। कोई डाउट नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये थी अपनी मेथड सोइंग की। क्वेश्चन पूछा जाता है केरा एंड पोरा मेथड, ठीक है ना। कहाँ पर यूज करते हैं? देखो ये केरा और पोरा, इसमें हल द्वारा बनाए गए कुड़ में गेहूं के बीज को हाथ से डालते हैं। केरा में जैसे अभी मैंने बताया, और पोरा में जो ओढ़नी या नाई होती है, चोंगा जिसको कहा जाता है, ठीक है ना। एक इस प्रकार का बकेट समझ लो, लकड़ी का बना होता है। किसका बना होता है? लकड़ी का बना होता है। आजकल तो जो हल प्लाव आते हैं उनमें मैनमेड आता है अपना, इसका बना हुआ आयरन का बना होता है, लोहे का बना होता है। उसमें डाल दो आप इकट्ठे सीड, ऑटोमेटिक वो कुड़ बनेगा और उसमें बीज गिरते चले जाएंगे, अपने को डालने की जरूरत नहीं, बस चलाते जाओ हल को। क्लियर हो गया। तो वो होती है पोरा मेथड। तीसरी होती है अपनी फरो इरिगेटेड रेस्ड बेड सिस्टम। क्या होती है? फरो इरिगेटेड रेस्ड बेड सिस्टम। इसमें कुछ नहीं करते अपन, देखो सिंपल है। अपने पास एरिया है, खेत है, क्या है अपने पास? ये अपना खेत है, ठीक है ना। तो इस खेत को छोटे छोटे बेड बना देते हैं अपन। क्या कर देते हैं? छोटे छोटे बेड में ऐसे बांट देंगे। उसके बाद इरिगेशन कर दो। क्या कर दो? सॉरी, बुआई कर दो। बुआई के बाद इरिगेशन कर दो, गेहूं आपका जर्मिनेट हो जाएगा। इसको बोला जाता है फरो, ठीक है ना। क्या बोला जाता है इसको? फरो इरिगेटेड रेस्ड बेड सिस्टम, FIRB मेथड। IMP कर लेना इसको। क्या कर लेना आप? IMP कर लेना इसको, फरो इरिगेटेड रेस्ड बेड सिस्टम। क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि अपना जो खेत है उसमें इस प्रकार के बेड बना लेंगे। ये दिख रहा है इधर, ऐसे बेड बना लेंगे, ठीक है। और हर एक बेड में अपन सोइंग कर देंगे। सोइंग करने के बाद इरिगेशन कर दो। क्या कर दो? इरिगेशन कर दो। हो गया क्लियर? चलो अब आगे बात कर लेते हैं अपन। क्रॉप स्पेसिंग कितनी रखते हैं? प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस और रो टू रो डिस्टेंस। तो इसमें रो टू रो डिस्टेंस 22 सेंटीमीटर रखते हैं। कितनी? 22 सेंटीमीटर। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 0, कुछ होती नहीं प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इसमें। आपने देखा जो गेहूं होती है वो क्लोज ग्रोइंग टाइप क्रॉप है, बहुत कंजेस्टेड लगाई जाती है, बहुत इंटेंसिटी के साथ अपन उसको लगाते हैं। यहाँ देख लो, ये अपना खेत है, ठीक। ऐसे लाइन बना देंगे अपन, गेहूं की लाइनें हैं। क्या है? लाइनें हैं, इन पर पौधे होंगे। क्या होंगे हैं?
पौधे होंगे, उगे हैं पौधे, ये लगे हैं। तो इनके बीच की दूरी 22 सेंटीमीटर। एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी कितनी रखेंगे अपन? 22 सेंटीमीटर। प्लांट के बीच में कोई दूरी रहती ही नहीं है, बहुत पास में एक ही जगह पर 10-12 प्लांट लगे रहते हैं, कोई वहाँ पर रखते ही नहीं अपन स्पेसिंग, ठीक है। सिर्फ इसमें रो टू रो डिस्टेंस रखी जाती है, मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी, ठीक है ना। एक रो से दूसरी रो के बीच की डिस्टेंस 22 सेंटीमीटर रखना आपने। कितनी रखनी है? 22 सेंटीमीटर रखना आपने, ठीक। आप में से यदि किसी ने एमएससी की हो, यदि आप में से कोई होगा जिसने एमएससी अगर की होगी, ठीक है, तो उसको पता होगा कि यहाँ पर इसको मेंटेन कैसे करते हैं अपन, क्रॉप स्पेसिंग को मेंटेन कैसे किया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो उसमें नहीं जाते, तो बोलेंगे काम को रिसर्च सिखा रहे हो सर, है ना। प्लॉट बनाते हैं अपन, क्या रिसर्च करने के लिए क्या देता है अपने को, अपना जो होता है ना कॉलेज, वहाँ से अपने को क्या मिलते हैं? फील्ड मिलती है अपनी, क्या मिलती है? रिसर्च फील्ड मिलती है, जहाँ पर अपनी रिसर्च करनी रहती है, ठीक है ना। तो उसमें क्या करते हैं, अपनी जो फील्ड होती है उसको अपन अलग अलग प्लॉट में बांट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अलग अलग प्लॉट में बांट देते हैं। तो वहाँ पर अपने को ये डिस्टेंस कब काम आती है? जब अपने को ग्रॉस प्लॉट साइज और नेट प्लॉट साइज निकालना रहता है। तो कैसे निकालोगे? ग्रॉस प्लॉट साइज किसको बोलते हैं और नेट प्लॉट साइज किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ग्रॉस में ये सभी आ जाता है, जो बॉर्डर है ना, ये सब बॉर्डर को भी इंक्लूड कर लेते हैं। जो प्लॉट है अपना, इस प्लॉट के बॉर्डर सहित जो पूरी डिस्टेंस हो, जो पूरा एरिया होता है, उस पूरे एरिया को यदि अपन कैलकुलेट करेंगे, जो निकलेगा वो ग्रॉस प्लॉट साइज निकलता है। नेट प्लॉट साइज में क्या होता है? जो बॉर्डर रोज होती है ना, ठीक, इस एरिया को छोड़ देते हैं अपन, इसको अपन इंक्लूड नहीं करते हैं, वो नेट प्लॉट साइज हो जाएगा। मतलब ये कि वो एरिया जिसमें सिर्फ आपने कल्टीवेशन किया है, ग्रो करी है, जहाँ पर फसल उगी है, जहाँ पर फसल नहीं उगी है, उस एरिया को हटा दो आप। क्लियर हो गया ना? समझ आ गया? चलो, वहाँ पर काम देती है अपने की डिस्टेंस, क्रॉप स्पेसिंग। दूसरी आपको पॉपुलेशन निकालना, क्या निकालना है? पॉपुलेशन निकालना, वहाँ पर भी होगी, ये काम देगी, ठीक। उसके बाद बात कर लेते हैं एनपीके की मात्रा कितनी होती है? 120, 60, 40। कितनी होती है? 120, 60, 40 या फिर 60 भी होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 120, 60 या फिर 120, 60, 40 भी होता है, ठीक है। हाँ, पर हेक्टेयर, केजी पर हेक्टेयर। अब इरिगेशन आ गया। कितनी इरिगेशन की आवश्यकता होती है गेहूं में? 6 इरिगेशन की। कितनी? 6 इरिगेशन की आवश्यकता गेहूं के अंदर होती है। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज सियारा स्टेज बोआई के 21 दिन बाद, रेंज में पूछे तो 20 से 25 दिन बाद आती है। कब आती है? 20 से 25 दिन बाद आती है, बोआई करने के बाद, ठीक। अगला, कल्ले फूलते समय, टिलर्स निकलते समय, टिलरिंग होती है तब क्या होते हैं? टिलर्स निकलते। टिलर्स समझते हो? एक ही जगह से बहुत सारे प्लांट निकल आते हैं। ये मेन प्लांट है, मेन स्टेम है, इसके पास से में इस प्रकार का प्लांट देखेंगे गेहूं के पास में, ठीक है ना। तो ये भी अपने आप में एक प्लांट है, इनको ही बोला जाता है टिलर्स। क्या बोला जाता है? टिलर बोला जाता है। क्या बोलते हैं इनको? टिलर बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब टिलर्स बनते हैं, कब बनना शुरू हो जाता है? 40 से 45 दिन बाद, तब आपको एक बार पानी देना है। फिर उसके बाद में लेट जॉइंटिंग स्टेज पर, जब नोड बनना शुरू हो जाती है, गांठें बनना शुरू हो जाती, तब दो, वो 60 से 65 दिन बाद। फिर 80 से 85 दिन बाद आपकी फ्लावरिंग स्टेज आती है। फ्लावरिंग स्टेज आएगी तो मिल्किंग स्टेज आ जाती है। मिल्किंग के बाद आपकी मैच्योरिटी स्टेज आती है, जिसको अपन बोलते हैं डफ स्टेज। क्या बोलते हैं? डफ स्टेज। डफ स्टेज समझते हो? इस मैच्योरिटी की जगह सही वर्ड रहेगा डफ स्टेज। कौन सी स्टेज? डफ स्टेज, ठीक है ना। कौन सी स्टेज? डफ स्टेज। स्पेलिंग गलत लिख दी ना, DOUPH, डफ स्टेज। कौन से स्टेज? डफ स्टेज, ठीक है ना। ये सही रहती है। कौन से? डफ स्टेज होती है अपना। डफ स्टेज का मतलब क्या होता है समझते हो? डफ स्टेज किसको बोलते हैं? बताओ, डफ स्टेज किसको बोलते हैं? हाँ, वो तुम्हारा लिखा हुआ है ना। देखो, मिल्किंग स्टेज में क्या होता है? जो दाने होते हैं उनमें दूध भरा होता है, मतलब दाने को अगर गेहूं दाने को दबाओगे उसके अंदर से पानी निकलेगा, वो मिल्किंग स्टेज है, ठीक है ना। लेकिन डफ स्टेज उसको बोलते हैं जब दाना बहुत हार्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है, ठीक है ना। उम्बिया दाना, ग्रेन की बात कर रहे हैं, जो ग्रेन हो जाएगा ना उसके अंदर हार्डनेस आ जाएगी, उसी को अपन बोलते हैं डफ स्टेज, ठीक है ना। वही होती है अपनी मैच्योरिटी स्टेज। वो इसको मैच्योरिटी स्टेज नहीं लिखता, वो इसको डफ स्टेज लिखता है। मैच्योरिटी लिख देगा तो आप पहचान ही जाओगे। क्लियर हुआ ना भाई? मैच्योरिटी लिख देगा तो आप पहचान जाओगे उसको। समझ में आया आपको? बस यहाँ से अगर देखो तो 20-20 दिन का गैप है। कितने कितने दिन का? 20-20 दिन का, ठीक है ना। तो रटने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला रट लो, फिर 20-20 ऐड करते जाओ, ठीक है ना। चलो, ग्रेन हार्ड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ग्रेन क्या हो जाते हैं? सख्त होना शुरू हो जाते हैं, वही डफ स्टेज होती है।
कुछ बातें होती, कुछ फैक्ट होता है कि यदि आप सिर्फ आपके पास एक इरिगेशन आप कर सकते हो, इतना ही पानी है कि पूरे गेहूं में आप सिर्फ एक बार पानी दे सकते हो, सीआर स्टेज पर देंगे। 2 बार पानी दे सकते हैं अपन तो सीआर स्टेज और फ्लावरिंग स्टेज पर देंगे। 3 बार देंगे सीआर स्टेज, लेट ज्वाइंटिंग स्टेज और मिल्किंग स्टेज पर अपन देंगे। ठीक है ना, चलो इसको याद रख लेना। उसके बाद जल मांग होती है 450 650 mm। कितनी होती है? 450 650 mm होती है। ठीक, दूसरी बात जो सीआरआई स्टेज थे उसके बारे में किसने बताया था? आरबीएल भारद्वाज ने। जो सीआरआई स्टेज होते हैं उसके बारे में किसने बताया था? आरबीएल भारद्वाज ने। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अब वीड कंट्रोल गेहूं के अंदर देखो तो गेहूं के अंदर आपको सब अलग अलग खरपतवार देखने को मिलेंगे। कुछ सकरी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, कुछ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार भी होते हैं। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों में अगर बात करो तो हिरनखुरी होता है, बथुआ आता है। 2 मेन होते हैं, एक हिरनखुरी हो गया, एक बथुआ हो गया, चौड़ी पत्ती वाले होते हैं। सकरी पत्ती वाले में बात करो तो फेलेरिस माइनर, एविना फटुआ, ठीक है ना, ये महीने होते हैं। क्लियर हो गया? साइनाडोन डेक्टाइलोन। अब देखो चौड़ी पत्ती वालों को मारना है तो किसका यूज करोगे? 2,4-D का यूज करो। किसका? 2,4-D का मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, वहीं अगर सकरी पत्ती को मारना है आपको किसका यूज करोगे? आइसोप्रोट्यूरान का। किसका? आइसोप्रोट्यूरान का। लेकिन ये फेलेरिस माइनर को कंट्रोल नहीं करता है, तब इसकी जगह सल्फोसल्फ्यूरान का यूज किया जाता है। किसका? सल्फोसल्फ्यूरान का यूज किया जाता है। क्लियर हो गया? गेहूं का मिमिक्री वेट बताओ। गिल्ली डंडा, हाँ वही, बस। और उसके अलावा एविना फटुआ भी है, एविना जंगली जाई, ठीक है ना, वो वैसा ही दिखता है। गेहूं का वास्तविक खरपतवार बथुआ, ठीक है ना। ऑब्जेक्शनल वीड हिरनखुरी। क्लियर हो गया? गेहूं में खरपतवार नियंत्रण की क्रांतिक अवस्था 20 दिन, ठीक है ना। सोइंग के 20 दिन में आपको कर लेना चाहिए। उसके बाद क्या करोगे? नष्ट हो जाएगा। चलो अब इंसेक्ट की बात कर लेते हैं गेहूं में। किसकी? इंसेक्ट की। एक ही याद रखना सिर्फ गेहूं में, दिमाग, टर्माइट। बेस्ट सिम्टम बताऊं? गेहूं खेत में जाना, पूरे पौधे हरे दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? पूरे पौधे हरे अगर दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं? हरे दिख रहे हैं। और किसी कोई सा बीज अगर 4-5 प्लांट आपको पूरे सफेद दिख रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, तो उसको जाना बस उखाड़ लेना, उसकी जड़ें आपको गायब मिलेगी और पूरा प्लांट सफेद दिखेगा ऊपर से नीचे तक, और जड़ें उसकी नहीं रहेगी। वो दिमाग का अटैक है। क्या है? दिमाग का अटैक है। क्लियर हो गया? तो जड़ें खा जाती है, जड़ें खा जाएगी तो मिनरल न्यूट्रिशन कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो सही तरीके से फोटोसिंथेसिस ये कुछ डिस्कलरेशन हो जाता है, पूरा उसका पूरा व्हाइट बन जाता है प्लांट। क्लियर हो गया? तो उससे पता चल जाता है कि टर्माइट का अटैक हुआ। तो जब भी आप क्या करो, सीड ट्रीटमेंट करो तो इंसेक्टिसाइड में क्लोरोपाइरीफास का यूज किया जाता है। किसका? क्लोरोपाइरीफास का, ठीक है ना, वो दिमाग के कंट्रोल के लिए। मैंने बोला सीड पहले FIR पढ़ा है ना भी, आप सीड ट्रीटमेंट करो तो इंसेक्टिसाइड भी यूज करना, लेकिन कौन सा? क्लोरोपाइरीफास। और फंजीसाइड विटावेक्स 2 ग्राम पर केजी सीड। कितने ग्राम? 2 ग्राम पर केजी सीड। क्लियर हो गया? चलो आगे बात कर लेते हैं अपन। ये मेन था अपना, ठीक है ना, इसको याद रखना। मुख्य रोग, गेहूं के अलग अलग रोग होते हैं जिनमें भयंकर डिसीज होती है, ठीक है ना। चलो गेहूं के अंदर भयंकर डिसीज आपको देखने को मिलेगी। जैसे इनमें से एक है आपकी रस्ट डिसीज। कौन सी है? रस्ट डिसीज। जो अपना मालवा क्षेत्र होता है ना, यहाँ की प्रमुख बीमारी होती है रस्ट। मालवा में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको रस्ट देखने को मिलेगा। कौन सा? रस्ट, ठीक है। वहीं निमाड़ इलाके में जाओगे वहाँ रस्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, वहाँ रस्ट होता ही नहीं है, वहाँ रस्ट है ही नहीं। गिने चुनी आपको दिखेगा तो गिना चुना भी नहीं मिलेगा। अब मैं बताता हूँ रस्ट में होता क्या है। कैंसर देखा आपने? कैंसर, सिट्रस कैंकर बताया था मैंने। सिट्रस कैंकर, जेंथोमोनास सिट्रीनिम्बू वाला, उसमें पत्तियों पर, फलों पर कैसे धब्बे दिख रहे थे आपको? ऑरेंज, पेल, येलो कलर के दिख रहे थे। तो वैसे वैसे धब्बे आपको यहाँ पर भी दिखेंगे। वो कहाँ पर दिखेंगे? पत्ते पर दिखेंगे, तने पर दिखेंगे, ठीक है ना। और कहाँ पर दिखेंगे आपको? स्पाइक पर। कहाँ पर दिखेंगे? स्पाइक पर दिखेंगे, ठीक है। आप देखो रस्ट 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला ब्राउन रस्ट, भूरा, ठीक है ना, उसको कहा जाता है लेफ रस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेफ रस्ट। क्यों? क्योंकि इसके जो सिम्टम होते हैं वो लेफ के ऊपर दिखते हैं। क्या होता है? लेफ के ऊपर इसके सिम्टम आपको दिखाई देते हैं। इसमें धारियाँ बन जाती है। क्या बन जाती है? धारियाँ बनती है, ठीक है ना। इसलिए इसको लीफ रस्ट बोला जाता है। साथ में साथ इसको बोला जाता है ब्राउन रस्ट। क्या बोला जाता है? ब्राउन रस्ट, ठीक है। सबसे ज्यादा नुकसान यही पहुंचाता है। रस्ट जितने भी होते हैं उनमें सबसे ज्यादा भयंकर कौन सा होता है? लीफ रस्ट होता है, ब्राउन रस्ट होता है, ठीक है ना। इसका कोजल ऑर्गेनिज्म में एक फंगस होती है। फंगस का नाम क्या होता है? पक्सिनिया रिकॉन्डिटा टेटेसाई। नाम याद रख लेना, क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा होता है आपका साहब ब्लैक रस्ट या फिर स्टम रस्ट। क्या होता है? ब्लैक रस्ट या स्टम रस्ट। इसको किलर ऑफ विट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको किलर ऑफ विट कहा जाता है। किसको? ब्लैक रस्ट को या फिर स्टेम रस्ट को। क्यों? क्योंकि इसका सिम्टम्स स्टेम पर दिखाई देते हैं। कहाँ पर दिखाई देता है? स्टेम। स्टेम के ऊपर आपको धारियाँ मिलेगी।
किस प्रकार से? कुछ इस प्रकार से। ये गेहूं का स्टेम है, क्या है? गेहूं का स्टेम है ना, तो इस पर इस प्रकार से, समझ गए? और वो कैसे रहते हैं? ऑरेंज कलर के रहते हैं। किस कलर के? ऑरेंज येलो पेल कलर उसमें होता है। इस प्रकार से धब्बे मिलेंगे स्टेम के ऊपर। किसके ऊपर? स्टेम के ऊपर। ठीक, ये होता है स्टेम रस्ट या फिर ब्लैक रस्ट इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टेम रस्ट या फिर ब्लैक रस्ट इसी को बोला जाता है। इसको किलर ऑफ वीट भी कहा जाता है। पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिटिसाई फंगस से होता है। तीसरा होता है अपना एक और येलो रस्ट या फिर स्ट्रिप रस्ट। क्या होता है? येलो रस्ट या फिर स्ट्रिप रस्ट होता है। पत्तियों पर नारंगी पीली धारियां बन जाती है, वहां पर भी ऑरेंज पेल येलो कलर की क्या बनेंगी? स्ट्रिप्स, धारियां पड़ जाएगी पूरी पूरी, कतारें लंबी की लंबी। क्लियर हो गया? तो होता है येलो स्ट्रिप रस्ट, पक्सिनिया स्ट्रिपफॉर्मिस। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तब इसको रोकना होता है, क्या करो? देखो, जो अपनी क्रॉप होती है ना, खड़ी फसल हो, उसमें जो सल्फर का पाउडर होता है, क्या होता है? सल्फर पाउडर का सोइल एप्लीकेशन करो। क्या करो? सोइल एप्लीकेशन करो, मिट्टी में मिला दो उसको। क्या करो? मिट्टी में मिला दो सल्फर को। ठीक है। दूसरी बात, जो पोटासिक फर्टिलाइजर होते हैं जिनमें पोटास तत्व होता है, उनका ज़्यादा उपयोग करो। रस्ट को रोकना है तो। किसको रोकना है? रस्ट को रोकना है तो। ठीक है ना, क्योंकि जो रस्ट का जो अपना कोजल ऑर्गेनिज्म जो फंगस है अपनी यहाँ पर, पक्सिनिया फंगस, क्या है? पक्सिनिया जिनस वाली जो फंगस होती है ना, रस्ट वाली, ये काम क्या करती है? ये 5 प्रकार के स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। एस्को स्पोर, टिलो स्पोर, बेसिडियो स्पोर, जू स्पोर्स, कोनिडियो स्पोर्स, ऐसे 5 प्रकार के स्पोर बनाती है। उन 5 प्रकार के स्पोर से इसका क्या बनता है? इन्फेक्शन फैलता है गेहूं में। ठीक है ना, और ये स्पोर लाखों करोड़ों मीलों तक गति कर सकते हैं हवा के साथ बहकर। और यही कारण है कि अगर मान लो ये अपनी फील्ड है, यहाँ पर रस्ट के एक प्लांट में रस्ट आया है, ठीक है ना, तो पहले तो अपने पूरे खेत में फैलेगा, यहाँ से पड़ोसी के फिर दूसरे खेत में, बहुत ही कम समय में सभी खेत में फैल जाता है, बहुत ही कम दिनों में। ठीक है ना, इसलिए इसको भयंकर बीमारी माना जाता है सभी रस्ट में। ठीक है ना, लीफ रस्ट सबसे ज्यादा डेंजर होता है। चलो आगे बात करें। अब भारत में रस्ट किसने खोजा था? केसी मेहता ने। किसने खोजा था? केसी मेहता। दूसरी होती करनाल बंट। कौन सा होता है? करनाल बंट डिसीज होती है। ठीक है ना, सबसे भयंकर बीमारी, इसको कैंसर बोला जाता है, गेहूं का कैंसर बोला जाता है। लूज स्मट ऑफ वीट। क्वेश्चन पूछा जाता है साहब, लूज स्मट ऑफ वीट होता है, ठीक है ना, इस रोग को खोजा किसने थे? मित्रा ने। कहां पर खोजा? करनाल हरियाणा में खोजा। इस पर से कई बार क्वेश्चन आया है। 1931 में करनाल हरियाणा में डॉक्टर मित्रा ने इसको खोजा था, लूज स्मट ऑफ वीट को। इसको गेहूं का कैंसर भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है? जो गेहूं का सीड होता है, फिर गेहूं की जो स्पाइक होती है, बाली होती है, वो सड़ जाती है। क्या हो जाएगी? वो सड़ जाएगी, इसलिए इसको लूज स्मट बोला जाता है ऑफ वीट। ठीक है, याद रखना। कोजल ऑर्गेनिज्म भी याद रखना, नियोप्सिया इंडिका। ठीक है ना, हाँ, फंगस होता है, ये भी क्या होता है? फंगस होता है। जहां पर भी करनाल बंट होगा या लूज स्मट होगा खेत में, वहां से क्या होगा? उसमें क्या बनता है? एक प्रकार का ट्राई मिथाइल एमिन बनता है। क्या बनता है? ट्राई मिथाइल एमिन बनता है। और उसकी वजह से क्या होती है? सड़ी हुई मछली की बदबू होती है ना, सेम वैसी वैसी बदबू उस फील्ड से आएगी। तो समझ जाना उस फील्ड में लूज स्मट हुआ है, करनाल बंट रोग हुआ है। कौन सा रोग हुआ है? करनाल बंट हुआ है। तो सॉरी, लूज स्मट अलग है, करनाल बंट अलग है, दोनों अलग अलग है। ठीक है ना, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ तुम लोगों को। लूज स्मट अलग है, करनाल बंट अलग है। करनाल बंट की खोज करनाल भी नाम में ही है, करनाल बंट। ठीक है, लूज स्मट को कैंसर ऑफ वीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैंसर ऑफ वीट। और उसमें सड़ती है स्पाइको दाना। क्या करते हैं? सड़ते हैं। लेकिन करनाल बंटे में क्या होता है? चूरा निकलता है, ब्लैक पाउडर बन जाता है। क्या बन जाता है? ब्लैक पाउडर बन जाता है आपको। ठीक है, जो अपना लूज स्मट होता है ना, उसके लिए क्या हुआ है? 2 मेथड खोजी है इसका उपचार करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए। तो सीड ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें क्या करते हैं? सीड ट्रीटमेंट। तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है और एक हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, सोलर हीट ट्रीटमेंट। क्या किया जाता है? सोलर हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी किया जाता है, गर्म पानी वाला उपचार, जिसमें 54 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक अपने सीड को क्या करते हैं? बॉईल करते हैं, ट्रीट करते हैं। ठीक, याद रखना है इसको। अगली होता है इसमें ईयर कोकल डिसीज या सीड गाल डिसीज भी इसी को बोला जाता है। नेमाटोड से होती है अंगुइना टिटिसाई। क्या होता है? अंगुइना टिटिसाई इसका नेमाटोड होता है। गेंगला रोग हिंदी में ईयर कोकल डिजीज या फिर सीड गाल डिसीज ऑफ वीट कहा जाता है इसको। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा होता है इसमें मोलिया डिसीज। कौन सी डिसीज? मोलिया डिसीज, ये भी नेमाटोड से ही होती है। कोजल ऑर्गेनिज्म याद रख लेना, नोट्स में दिया है आप लोगों को। बाकी और कुछ नहीं पढ़ना आपको यहाँ पर, बाकी एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ना है। आ गया समझ में? तो अपना ये क्या होता है? एंड कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, ना यील्ड पढ़नी है, ना औसत, ना फोसत, ना कुछ नहीं। कभी नहीं पूछा गया, ना पूछेगा सामने वाला। ठीक है ना? क्यों? कारण
बहुत पुराना डाटा है साहब, बुकों में जो लिखा है बहुत पुराना डाटा है। आए दिन जो नई रिसर्च होती है नया डाटा आ जाता है। क्लियर हो गया? तो जाना ज़्यादा उस पर जाना नहीं अपने को। अपने पास का जो डाटा है ऑथेंटिक तो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि ऑथेंटिक नहीं है, बिल्कुल सही डाटा है, लेकिन बहुत पुराना हो चुका है, इसलिए सामने वाला एग्जामिनर भी नहीं पूछता है। अगली क्रॉप होती है धान आपकी, कौन सी क्रॉप होती है साहब? धान। ठीक है, नाम सुना है? पेड्डी, राइस, चावल, दोनों में क्या अंतर होता है? अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पेड्डी की, धान बोल रहे हो उसको अपन हिंदी में, राइस को चावल बोलते हैं, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? किसी ने अगर पूछ लिया आपसे, क्या बताओगे? दोनों में अंतर क्या है? धान में और चावल में अंतर क्या है? कोई जीन विन का कोई अंतर नहीं है, बताता हूँ, हंसोगे फिर अगर बताऊंगा तो मैं। धान देखो, चावल के ऊपर छिलका लगा दो धान बन जाएगा, धान में से छिलका हटा दो चावल बन जाएगा। समझ गए? समझ गए? क्लियर हो गया? समझ गए ना? धान मतलब छिलका के साथ चावल, ठीक है ना? मतलब बीज के ऊपर क्या है? छिलका है, लेमा और पेलिया है, जिनको आपस में मिलाकर अपन कॉम्बिनेशन कंबाइन रूप से हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हल बोलते हैं, वो दोनों है, ठीक है ना? तब उसको अपन धान बोलते हैं। अब धान में छिलका निकाल दो, वो चावल बन जाएगा आपका। क्या बन जाएगा? चावल बन जाएगा। ये अपन कल से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कल अपन धान की कल्टीवेशन को करेंगे। ठीक, क्लियर हो गया ना? यस। चलो, तो आज की क्लास को अपन यहीं पर एंड कर देते हैं। थैंक यू। थैंक यू।